रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहा युद्ध क्या थम जाएगा? सैकड़ों सैनिकों की मौत का सिलसिला क्या रुक जाएगा? क्या रूस और यूक्रेन एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये मास्टर स्ट्रोक है 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में होने वाली मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पॉइंट ब्लैंक में आज बात करेंगे कि क्या पुतिन और ट्रंप की इस मुलाकात से रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स की जितनी समझ मैं ये रखता हूं उसमें मुझे ये लगता है कि इस मीटिंग के बाद युद्ध खत्म नहीं होगा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुतिन ने जो शर्तें रखी हैं और पुतिन की जो पॉलिटिक्स है, जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है और जो वॉर जोन है, उसको देखते हुए कई शर्तें ऐसी हैं जो यूक्रेन नहीं मानेगा और यूक्रेन अगर नहीं मानेगा तो ट्रंप पुतिन को इस बात पर सहमत नहीं कर सकते कि अलास्का की मुलाकात के बाद इस युद्ध को विराम की तरफ वो ले जाएं या इसका घोषणा कर दें। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये मीटिंग पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होने वाली। हो सकता है कि ये पहले चरण की मीटिंग हो, फिर बाकी चरण में और मीटिंग करते करते ये दोनों देश ये तय कर पाए कि आखिरकार यूक्रेन के लिए कितना झुकना है या उसको क्या कुछ देना है और यूक्रेन उन पर सहमत होता है या नहीं, या उसको मजबूर किया जा सकता है या नहीं। इन बातों पर चर्चा शुरू हो जाए। लेकिन अलास्का एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2014 में क्रीमिया को लेने के बाद रूस ने सबसे बड़ा प्लान यह बनाया था कि कैसे यूक्रेन के उन इलाकों को ले लिया जाए जिन इलाकों से वो ग्राउंड रूट के जरिए क्रीमिया तक पहुंच सके, क्योंकि उसे समुद्र के रास्ते ही क्रीमिया तक जाना पड़ता था। इसके लिए 2014 से माहौल बन रहा था, लेकिन 2022 में ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा यूक्रेन में रशिया को, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अगर अब यह ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो जेलेंस्की किसी भी तरह से नेटो के सदस्य बन जाएंगे और नेटो के सदस्य बनते ही यूक्रेन में नेटो का बेस आ जाएगा और वो बेस ब्लैक सी के उसी छोर पर आएगा या उसी छोर पर आने की संभावना है जहां से उसको ग्राउंड रूट मिल सकता है रूस से क्रीमिया जाने के लिए। तो ऐसे में अगर नेटो का बेस बन गया तो फिर उसका ये जो एजेंडा है ये पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। यूक्रेन मजबूत हो जाएगा, उसको पश्चिमी देशों की जो है वो बैकिंग मिल जाएगी और उसके बाद रूस के लिए ये हमेशा हमेशा ना पूरा होने वाला सपना बन जाएगा। अगर आप टोपोग्राफिकली देखें तो रूस में जहां पे रुस्तोव आता है, रुस्तोव रूस का वो इलाका है जहां पर उनकी दक्षिणी कमान भी है सेना की। वहां से बॉर्डर शुरू होता है और आगे यूक्रेन का एरिया लुहांस्क आता है। लुहांस्क के साथ जो है वह मरियापोल, ज़ैपोरिज़िया और डॉन्स्टेक लगते हैं। इन तमाम इलाकों को क्रॉस करते हुए आगे खारसेन आता है और खारसेन के बाद जो है वो क्रीमिया के लिए आपको एक रूट बन जाता है। यानी अगर आप रुस्तोव बॉर्डर को क्रॉस करते हुए यूक्रेन के लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, मरियापोल और डॉन्स्टेक होते हुए, खेरसान होते हुए क्रीमिया जा सकते हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इस इलाके में रूसी सेनाओं ने बड़े तगड़े तरीके से काम किया और आज जो इंफॉर्मेशन आ रही है वहां पर रूसी सेनाओं का लगभग कब्जा है। अभी हाल ही में मैं रशिया होकर आया हूं और वहां पर जितने भी सैनिक लड़ने के लिए गए उनमें से कुछ भारत के भी थे। उन सबसे भी जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने यही कहा कि वो लुहांस्क में लड़ रहे थे, वो ज़ैपोरिज़िया में थे। यानी उस इलाके में पिछले साल ही रूसी सेनाएं घुस गई थी, उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब बड़ा सवाल क्या है, पुतिन के सामने जब ट्रंप अपना ये मसौदा रखेंगे कि शांति बरकरार करनी है, युद्ध को रोकना है, तो पुतिन ने 5 शर्तें पहले ही महत्वपूर्ण रखी हुई हैं, जिनमें मुख्य तौर पर यह है कि जेलेंस्की को हटाया जाए, नई सरकार बनाई जाए, उनको राष्ट्रपति पद से हटाना। दूसरी बात यह है कि जो युद्धबंदी है उनकी अदला बदली हो जाए, चलिए ये भी मान लिया जाएगा। जो इलाके हैं वो इलाके, जैसे कुर्स्क का इलाका था, कुर्स्क में यूक्रेन की सेना घुसी थी रूसी इलाके में, लेकिन उसे रूस ने बाद में ये दावा किया था कि उन्होंने छुड़वा लिया है। तो उस इलाके से सेना को बाहर किया जाए, यूक्रेन की सेना को, ये भी दावा किया है पुतिन ने।
तो कुल मिलाकर अगला जो बड़ा दावा सामने है वो ये है कि रूस ने ये कहा है कि जो इलाके उन्होंने कब्जाए हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है और बहुत सारे जो हैं वो रूस में बैठे हुए लोग ये भी दावा करते हैं कि ये कई 100 किलोमीटर के इलाके हैं, तो यूक्रेन के उन इलाकों को रूस खाली नहीं करेगा। अगर रूस खाली नहीं करेगा तो जेलेंस्की कैसे मानेंगे, क्योंकि फिर तो ये मान लिया जाएगा कि अगर ये तमाम इलाके लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खारसन, आपका डोनेत्स्क, ये तमाम एरिया मरियापोल के साथ साथ जो समुद्र के किनारे लगते हैं, अगर ये इलाके रूस खाली नहीं करता है तो फिर तो ये माना जाएगा कि ये हार हुई एक तरह से यूक्रेन की। यूक्रेन को अपने इलाके गंवाने पड़े, तो ना यूक्रेन का आवाम मानेगा, ना वहां का सैनिक मानेगा। 2 लाख से ज्यादा लोगों की वहां भी कैजुअलिटी हो चुकी है, 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत जो है, जिनमें लाखों सैनिक भी हैं, रूस में भी हो चुकी है इस युद्ध के दौरान। तो दोनों अपना क्षेत्र लिए बिना कैसे एग्री करेंगे? ट्रंप उसके लिए क्या मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे? अब क्यों रूस ये इलाके नहीं छोड़ेगा? भाई रूस तो 2014 से क्रीमिया को लेने के बाद ये प्लान कर रहा था कि ये इलाके उनको चाहिए चाहिए। दूसरा, पश्चिमी देशों से यूक्रेन की करीबियां ना सिर्फ पुतिन बल्कि केबीजी और पूरे रशिया को भी अखरती रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर पश्चिमी देशों के नजदीक जाकर नेटो की सदस्यता या यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के अपने एजेंडे पर जेलेंस्की या यूक्रेन कामयाब हो जाते हैं तो फिर रशिया के लिए जो है वो पश्चिमी देश एक खतरा बन जाएंगे नेटो की शक्ल में। तो फिर रूस ने क्या हासिल किया? रूस इसलिए भी वो इलाका नहीं छोड़ेगा, जब 2014 से रूस ये प्लान कर रहा था, रूस को क्रीमिया के चलते उसकी जरूरत है, और इतना बड़ा इलाका, इतने लाखों सैनिक अपने जो है वो मरवाने के बाद अगर वो इलाका छोड़ना ही था, तो सोचिए रशिया में पुतिन के बारे में क्या सोचा जाएगा कि आपने पिछले 10 साल से जिस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए दिमाग लगा रखा था, ताकत लगा रखी थी, रिसोर्सेज लगा रखे थे, और 3 साल उसके लिए लड़ाई लड़ी, अगर वो इलाके छोड़ने ही थे तो फिर आपको इतने लाखों लोगों को मरवाने की क्या जरूरत थी? इकोनॉमी को इतना डैमेज करने की क्या जरूरत थी? इतनी सैंक्शन झेलने की क्या जरूरत थी? और चौथी बात कि जो आपका 2014 का तय किया हुआ एजेंडा था, उस एजेंडे को आप 2025 में किस लिए छोड़ रहे हैं अमेरिका के दबाव में? तो इससे पुतिन अपनी रशिया की पॉलिटिक्स को देखेंगे। यूक्रेन के इन इलाकों की एक इंपॉर्टेंट बात और है, ब्लैक सी के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए रशिया को समुद्र के दोनों छोर पर अपने इलाके चाहिए। क्रीमिया और दूसरी तरफ से पहले से ही रशिया उसको कंट्रोल करता था, दूसरे छोर पर यूक्रेन उसको डील करता था। यूक्रेन तमाम ट्रेड्स पर नजर रखता था, जो समुद्री रास्ते से सारा व्यापार होता है, जितने भी शिप्स की आवाजाही है वहां पर। अब अगर लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खारसन, मरियापोल, इन तमाम इलाकों पर रूस का कब्जा हो जाता है तो ब्लैक सी को दोनों तरफ से रूस कंट्रोल करेगा। एक, वहां पर नाटो का बेस नहीं बन सकता समुद्र के रास्ते, वहां पर रशिया पर कोई भी अटैक या उनके ट्रेड को इफेक्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी एक्टिविटी समुद्र में रहेगी उसको जमीन से उसकी निगरानी करना जरूरी है। इसलिए रशिया के लिए समुद्र को कंट्रोल करने के लिए भी ये इलाके उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने क्रीमिया को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, पुतिन इन इलाकों को छोड़ने के लिए मान जाएंगे? और इतनी ज्यादा कैजुअलिटी और इतने साल लड़ने के बाद पुतिन का कद बहुत बड़ा है। माना जाता है कि रशियन माफिया को खत्म करने में, इकोनॉमी को अप करने में, बाकी देशों के साथ ग्लोबली अपने संबंधों को सुधारने में पुतिन ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। तो ऐसे में पुतिन की पॉलिटिक्स को ये सब इलाके छोड़ना रशिया में एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता है। उनकी पॉलिटिकल इमेज को एक धक्का लग सकता है कि आपने 10 साल के एजेंडा को एक मुलाकात में या एक मुलाकात होने के बाद कैसे छोड़ दिया। रशियन लोग क्या सोचेंगे, उनकी एजेंसियां क्या सोचेंगी, उनके बाकी देशों से संबंधों पर क्या फर्क पड़ेगा। और यूक्रेन जो उनसे बाहर होके चल रहा था, सीआईएस कंट्रीज की तरह वो अलग हुआ था, और वो जो बाहर होके चल रहा था उसके इतने इलाके कब्जाने के बाद पुतिन ये सोचेंगे कि वो ये कैसे छोड़ दे। तो ये सबसे बड़ी अड़चन है, और यूक्रेन ये कभी भी उसको ये गवारा नहीं होगा कि वो अपने रूसी सेना के कब्जे में गए इलाके छोड़कर शांति स्थापित कर। हालांकि ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा एजेंडा है, वो चाहे भारत पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके या फिर
इजराइल और ईरान का नाम इस्तेमाल करके, या फिर रूस और यूक्रेन, इन 6 के 6 देशों का नाम इस्तेमाल करके और वहां पर संघर्ष को रोकने के लिए अपने आप को नोबेल पुरस्कार के तौर पर एक दावेदारी पेश कर सकते हैं। उनके लिए एजेंडा हो सकता है, लेकिन पुतिन के लिए एजेंडा यह है कि वो कैसे 2014 के रशियन के लिए सोचे गए अपने एजेंडा से पीछे हट जाए। बाकी शर्तों पर बात हो सकती है, तमाम चीजें जो 5 शर्तें बाकी हैं उन पर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन पुतिन के लिए यही एक सबसे टेढ़ा रास्ता है जो उन्होंने रुस्तोव से लुहांस्क और खेरसान होते हुए क्रीमिया तक के लिए बनाया है। और अगर इस जमीन को रूस छोड़ता है, मान लीजिए एक मिनट के लिए सोच लें, तो पुतिन को इस चीज के लिए रूस की जनता हमेशा याद रखेगी। लेकिन अगर पुतिन इस बात पर अड़ जाते हैं कि वो ये जमीन अब यूक्रेन को वापस नहीं देंगे, तो इसके लिए भी उनको याद रखा जाएगा। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि पुतिन जो दूसरा विकल्प है, यानी उनको लोग इसलिए याद रखें कि क्रीमिया से लेकर यूक्रेन के ब्लैक सी के किनारे लगते हुए इलाकों को अगर किसी ने जीता था वो पुतिन थे, इस हिस्ट्री में अपना नाम शुमार करना चाहेंगे। इसीलिए ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक में ये इलाके सबसे बड़ी अड़चन है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए ये शर्त सबसे बड़ी कड़ी शर्त है, जो ना तो रूस छोड़ने को तैयार होगा और ना ही यूक्रेन इस शर्त पर मानने के लिए तैयार होगा कि वो इन यूक्रेन के इलाकों को अब रशियन सेना के कब्जे में ही रहने देगा। सो कुल मिलाकर दोनों देशों की पॉलिटिक्स, चाहे वो व्लादिमीर जेलेंस्की की बात करें, उनकी पॉलिटिक्स इस बात पर टिकी है कि क्या आपने यूक्रेन की टेरिटरी गंवाई, तो दूसरी तरफ रूस में पुतिन की पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात पर टिकी है कि आपने यूक्रेन से 3 साल लड़कर क्या कुछ हासिल किया, आपने उनकी जमीन क्यों वापस लौटाई। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अब ऐसे में ट्रंप, जिन्हें कि ये माना जाता है कि वो बिजनेसमैन की तरह डील करते हैं, तो इस बार वो क्या डील देंगे, पर सवाल ये है कि क्या पुतिन उनकी डील से सहमत होंगे। बेशक जेलेंस्की पर अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों की मदद से ही यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और अगर पश्चिमी देश पीछे हटते हैं तो उन हालात में जेलेंस्की या यूक्रेन के लिए अपने दम पर ज्यादा लंबे समय तक लड़ना संभव नहीं है। ये यूरोप भी जानता है, ये अमेरिका भी जानता है। यूरोपियन देश डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह की शांति के एजेंडे पर अभी तक अपनी मोहर नहीं लगाते हैं, उनकी ताल में ताल नहीं ठोकते हैं। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया को एक साथ लाकर और दोनों की शर्तों को इस तरह से माना जाए कि कोई भी देश, यानी खासकर यूक्रेन, ये ना माने कि वो हारा हुआ महसूस कर रहा है, तब शांति स्थापित करना ठीक होगा। वरना यूरोपीय देश उसके साथ खड़े हैं, अब तक खड़े भी नजर आए हैं। जहां तक पुतिन और ट्रंप की बात है, और ट्रंप के अगर रिश्ते आप देखें, जो मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा था, 8 साल पहले जब सत्ता में आए थे ट्रंप, तो जो बाइडेन गवर्नमेंट में आते ही एक बहुत बड़ा प्रचार अभियान चला था उनके खिलाफ कि रूस की मदद से सत्ता में आए थे पहली बार ट्रंप। अब उसी रूस पर सैंक्शन लगाने की, और अगर अमेरिका की बात नहीं मानी जाती है तो और ज्यादा कड़े सैंक्शंस की बात ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप मौका देखते हैं, मौके के लिहाज से उनको अगर लगता है कि आज रशिया के साथ हाथ मिलाना है तो मिला भी लेंगे, आज यूक्रेन अच्छा है तो उसके साथ चले जाएंगे, भारत के साथ हाथ पकड़कर चलते हैं, फिर खुद जो है वो उस ऑपरेशन को रोकने का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, वो जिसमें कि भारत की सरकार बार बार कहती आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई रोल नहीं था। मुनीर यानी पाकिस्तान के आर्मी जनरल जो हैं, वो कभी अपना वीजा भी नहीं लगवाते होंगे अमेरिका का, आज उनको बार बार बुला रहे हैं। तो ये सब ट्रंप की डील्स का हिस्सा है। उनको ये लगता है कि मैं एक दुकानदार हूं, मुझे अपनी दुकान के लिए किस सामान की जरूरत है उसी देश की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे में पुतिन भी उन पर वो भरोसा नहीं करेंगे, और ना ही वो ये चाहेंगे कि जो लड़ाई वो पिछले 8-10 साल से
यूक्रेन को लेकर अपने, चाहे वो देश में रहकर लड़ रहे थे या फिर अपनी सेनाओं के साथ लड़ रहे थे, या जो उनका एजेंडा था उससे वो पीछे हटे, क्योंकि ट्रंप किसी भी चीज से कभी भी पीछे हट सकते हैं। इजराइल और ईरान की लड़ाई में आपने देख ही लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा क्रेडिट वो दुनिया में ये लेना चाहते हैं कि जो युद्ध कोई भी खत्म नहीं करवा सकता था, और जब जो बाइडेन गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं होता तो मैं तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होने देता। तो अब ट्रंप खुद को एक इस दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति या नेता साबित करने के लिए इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं और अपनी दावेदारी नोबेल शांति पुरस्कार पर जताना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें पुतिन के हाथ में भी है, और मैं ये कहूंगा कि पुतिन अपना रशिया में जो पॉलिटिकल वर्चस्व है उसे देखते हुए फैसला करेंगे, और उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा यूक्रेन के वो इलाके हैं जो अब रूसी आर्मी के कब्जे में है। पॉइंट ब्लैंक में आज बस इतना ही, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो भी अपडेट आएंगे हम उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत।